Good morning, student. Today I am present here with new topic: type of rate of reactions or velocity of reactions. Actually, yesterday I discussed about introduction and rate of reactions and its unit. But today I discuss about type of rate of reaction. It is also known as velocity of reaction. Actually, it is two types. Rate of reaction is mainly two types. First, average rate of reaction, and second, instantaneous rate of reaction. Actually, average rate of reaction is take for time interval. You can say small time interval. But in case of instantaneous rate of reaction, it take very small time interval. बहुत छोटे से टाइम के लिए किया जाता है. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं. एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल, सो ट्राई टू फोकस ऑन बोर्ड. एंड एक्चुअली आई वांट टू से यू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम व्हेन यू फोकस ऑन बोर्ड. तो मैं ट्राई करता हूँ. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज का मतलब हमने कहा कि ये कब अप्लाई होगा, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होगा. ये स्मॉल फॉर you can say for small time period, not period, interval. और ये किसके लिए होगा भाई साहब? ये होगा very small time interval. चलिए भाई देखते हैं कैसे. हमने कहा जो एवरेज हम लोग दोनों को एक साथ में करेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, बट कैलकुलेशन एक एक करके करेंगे. ये हमारा स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है. एक्चुअली ये कैसे होता है, तो ये ग्राफ होता है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में. तो ये हमारा होता है टाइम, जो आपको पता होगा किस एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है. इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं. और ये होता है वाई एक्सिस पर, और इस पर होता है हमारा कंसंट्रेशन. तो चलिए कोई रिएक्शन लेते हैं. जब वो रिएक्शन कहीं भी ले सकते हैं, जैसे रिएक्शन पहले से शुरू थी 20 से ले सकते हैं, या कि आपका शुरू नहीं हुआ 0 से ले सकते हैं. तो सपोज जो रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई थी, तो रिएक्टेंट का जो टाइम होगा क्या होगा, रिएक्शन का टाइम T1 होगा. जब शुरू होकर जहाँ तक हमने लिया, जहाँ से जहाँ तक, तो टाइम T2 होगा. अब एक यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, A गिव्स B. तो जब ये A था तो इसका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, C, लेकिन टाइम क्या रहा होगा, T1. और जब ये रिएक्शन शुरू होकर B बनने लगा तो इसका कंसंट्रेशन कहाँ पहुँच गया होगा, C2. टाइम कहाँ पहुँच गया होगा, T2. तो इसी को हम लोग इस ग्राफ में लेते हैं. तो यहाँ जब T1 टाइम था, कंसंट्रेशन क्या होगा, C1 होगा. T2 टाइम है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, C2. मतलब ये जो पहले इसका कंसंट्रेशन था वो C1 था. जब ये रिएक्शन हुई होगी, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में बदला होगा, तो कंसंट्रेशन में कुछ चेंज हुआ होगा, और उस चेंज को हमने लिख दिया C2. तो यहाँ पे टोटल चेंज आप देख रहे हैं कितना आया, ये चेंज आया. और इसी चेंज को हम लोग इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से निकालेंगे. एक्चुअली जो ये चेंज है, तो आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो भाई देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है. एक्चुअली आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो एवरेज होता है, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा से. किससे लिखते हैं, डेल्टा से. जो थोड़ा बड़ा चेंज होता है उसको लिखते हैं डेल्टा से. डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आप लिख सकते हैं. मतलब जो टाइम में चेंज हुआ होगा T1 से T2, मतलब ये दोनों का जो चेंज हुआ होगा, ये क्या होगा, दोनों का चेंज, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा T. और यहाँ का जो चेंज है, ये वाला चेंज, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा C. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C फाइनल माइनस C इनिशियल और T फाइनल माइनस T इनिशियल. तो ये दोनों एक ही है. तो देखिए जब हम डेल्टा का यूज़ करेंगे, डेल्टा का यूज़, इसका मतलब ये एवरेज को दिखाता है. मतलब कि ये बड़ा, थोड़ा चेंज थोड़ा बड़ा है. ये देख रहे होंगे आप, यहाँ इतना चेंज हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा. अगर यही चेंज जो बहुत छोटा हो, मतलब कंसंट्रेशन तब भी चेंज हो रहा होगा, बट ये चेंज बहुत छोटा हो, बहुत थोड़े टाइम के लिए, देख रहे हैं आप टाइम लंबा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा, ये टाइम है. लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो उसमें ये जो चेंज होगा ना, बहुत छोटा होगा. समझ लीजिए कि ना के बराबर होगा, 0 के बराबर चेंज होगा, बट 0 नहीं होगा. तो चलिए हम लोग क्या करते हैं,
इंस्टैंटेनियस के लिए लिखते हैं, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। भाई ये भी ऐसे ही होगा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, सपोज इसमें भी हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं, सी कन्वर्ट हो रहा था डी में, इसका कंसंट्रेशन रहा होगा C1, टाइम क्या रहा होगा T1, और चेंज होकर क्या कहाँ पहुंचा होगा C2 पे, टाइम कहाँ पहुंचा होगा T2 पे। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा देखते हैं, सेम ग्राफ बनेगा। अब देखिए जैसे कि हमने एक चेंज लिया, यहाँ पे टाइम हमारा T1 था, दूसरा चेंज एकदम पास में ले गए T2, मतलब हम इतना सटा नहीं सकते, क्या है अगर हम एकदम पास पास कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये देख रहे हैं आप बहुत छोटा सा चेंज है, और ये कंसंट्रेशन क्या होगा C1 या C2। तो इस तरह का जो चेंज है, आपको ग्राफ तो पता है ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ ऐसा ही जाएगा। अब भी ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा, सॉरी ग्राफ यहाँ से होते हुए जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे, मैं मिटा के फिर से बना दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सही नहीं दिख रहा होगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो चेंज आया था बहुत छोटा आया था। तो इस तरह के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के चेंज को जब मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो गया C1, ये हो गया T, और ये हमारा जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो चेंज, इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करने वाले हैं, डेल यूज़ करने वाले स्मॉल चेंज के लिए। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का चेंज, इसको क्या कहेंगे, अब डेल C लिखेंगे, मतलब C फॉर कंसंट्रेशन। और यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज, इसके लिए लिखेंगे हम लोग डेल T। देखिए जब हमने एवरेज का लिया था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमने डेल्टा का यूज़ किया था, ये आप देख रहे होंगे डेल्टा। लेकिन जब हम स्मॉल टाइम इंटरवल इंस्टैंटेनियस के लिए ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा की जगह पे डेल लिखेंगे। अब देखिए अगर इसका ये चेंज आएगा तो कितना आएगा, चेंज आएगा C2 माइनस C1, इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल C भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें T2 माइनस, इसी से देखिए निकल के आया इतना तो आप जानते ही होंगे, तो ये आ जाएगा DT, मतलब डेल T। तो अब इसके लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो फार्मूला क्या बन के आएगा, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो फार्मूला बन के आएगा आ जाएगा dC/dt। इसको क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपके देखिए दो फार्मूले बन के आ गए। अधिकतर जो हमारी केमिस्ट्री है, जो हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में, वो इंस्टैंटेनियस पे करना है, लेकिन इसकी जो टाइप है इसको हमने पढ़ लिया है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जो डेल्टा का यूज़ करते हैं ये लॉन्ग चेंज के लिए करते हैं, या कह सकते हैं आप स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करते हैं। बट अगर हम डेल का यूज़ करते हैं तो ये वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करते हैं। स्मॉल तो दोनों होता है, अब इसको बड़े टाइम इंटरवल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन जो हम इंस्टैंटेनियस की बात करते हैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है। समझ लो कि 1 सेकंड में कितनी हुई होगी रिएक्शन, या फिर नैनो सेकंड में कितनी हुई होगी। तो इतने टाइम इंटरवल के लिए हम लोग इंस्टैंटेनियस का यूज़ करते हैं। इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए। फिर आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, और आप क्वेश्चन नहीं एक और हेडिंग कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं जो कि इसी पे लगने वाला है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। मैं हेडिंग को क्वेश्चन वाइज लिखता हूँ, हाउ टू चेंज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन वाइज ही लिखता हूँ, लेकिन ये है हेडिंग, हाउ टू चेंज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप मेरे साथ क्वेश्चन लिख लीजिए, सोचिए, रेट ऑफ रिएक्शन टू इनटू इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें क्या लेना होगा, लिमिट लेना होगा। अब लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, और जब हम लिमिट को लेंगे तो हमारा ये जो टाइम है डेल T, इसको हम ले लेंगे नियर टू 0। अब इसका मतलब क्या है, कहोगे सर ये तो अब 0 हो गया टाइम, तो रिएक्शन तो हुई नहीं, इट मीन्स नॉट 0, इसका मतलब 0 नहीं है, इट मीन्स नॉट 0, मीन्स इट मीन्स
नियर टू जीरो या नियरली जीरो कर सकते हैं। इसका मतलब ये जीरो नहीं है, बल्कि ये क्या है, जीरो के पास है। तो आप समझिए कैसे करते हैं। एक्चुअली जो हमारा ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इसको हम कर देंगे डेल सी बाई डेल टी के इक्वल। बट यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हम लगा लेंगे लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। अब इस लिमिट के हिसाब से हम देख रहे हैं इसमें एक रिलेशन निकाले, तो यही रिलेशन इस क्वेश्चन का आंसर हाउ टू चेंज, हम कैसे चेंज करेंगे। तो एक्चुअली हमारा आंसर होगा लिमिट लगा के, और ये उसका आंसर है। तो ये आप कह सकते हैं इट इज रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप खुद से करिएगा अगर आप कर पाते हैं। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। मैं इसमें बात करने वाला हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। डिसअपीयरेंस किसका होगा, रिएक्टेंट का। और हमने बताया था नेगेटिव वैल्यू के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लिखेंगे, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। और इंक्रीज किसका करेगा, तो प्रोडक्ट का करेगा। इसलिए प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, और जो हमारे और क्या कहते हैं रिएक्टेंट की वैल्यू होगी इसको नेगेटिव में लिखेंगे। एक बात आपको बताता है, अगर वो कभी पूछता रेट ऑफ रिएक्शन बताइए तो आप स्टाइक्योमेट्री का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी पूछता सिर्फ रेट बताइए तो आप स्टाइक्योमेट्री का यूज नहीं करेंगे। चलिए उस पर क्वेश्चन करते तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि कहने पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये रेट ऑफ रिएक्शन और रेट क्या है। तो एक्चुअली दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रेट ऑफ रिएक्शन में स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं, मतलब गिवन वैल्यू में से डिवाइड कर देते हैं, और रेट निकालते समय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग छोड़ देते हैं। तो सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, और आपसे कहते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप भी लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस of reactant and product in given इक्वेशन। मतलब जो एक इक्वेशन दी गई है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि हमने एक इक्वेशन दिया N1 मोल है A का प्लस N2 मोल है, ये हमें मोल के नंबर को हमने N1 N2 लिख दिया है B का। ये रिएक्शन हो गई कन्वर्ट, और सपोज ये रिएक्शन कन्वर्ट हो गई हमारी, हो गई N3C प्लस N4D। तो अब इस तरह से एक रिएक्शन लिख लीजिए, चाहे तो आप रिवर्सिबल लगाइए, रिवर्सिबल, ऐसे हम इरिवर्सिबल लगाते ज़्यादा सुटेबल रहेगा हमारे लिए। तो चलिए अगर इसके लिए हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना, आपको पता है डिसअपीयरेंस में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। आपको पहले ही बता दिया था हमने, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे तभी बताया था कि इसका जो रेट होगा, ये हमारा जैसे ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, ए एंड बी क्या है, रिएक्टेंट, ये इसकी स्टाइक्योमेट्री है, ये स्टाइक्योमेट्री N1 N2, जो आपके किसी केमिकल कंपाउंड पहले डिजिट लिखी होती है वो क्या होता है, उसका स्टाइक्योमेट्री होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो चलिए इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेट की बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप सिर्फ रेट के निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। चलिए देखते हैं। एक्चुअली हम बात करने वाले रेट, तो पहले इसके ए के बारे में कर लेते हैं। जो ए का रेट होगा फॉर ए इक्वल टू क्या होगा, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट में सबके साथ लिखना होगा। तो ये हो जाएगा, अगर हम इंस्टेंटेनियस बता केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे, हम लोग एवरेज तो निकाल नहीं रहे, अगर आप चाहें तो दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। डेल ए का कंसंट्रेशन, मतलब जो ए के कंसंट्रेशन में चेंज हुआ होगा, और अपॉन डेल टी टाइम। बट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। और अगर यही हम बी के लिए लिखें तो क्या होगा, इधर लिखते हैं फॉर बी। अगर हम बी के लिए लिखते हैं, सब कुछ वैसे होगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी।
तो आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग रेट निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन आईटी नीट में भी आते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी पढ़े हैं, तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अभी ये अधूरा है, हमने सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखा है और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट का लिखा नहीं। तो अपीयरेंस के लिए लिखते हैं, उसके लिए हमें ये क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आप आई होप लिख चुके होंगे। चलिए ये फर्स्ट पोर्शन था इसका। सेकंड जो पोर्शन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी, मतलब आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू डेल सी, ये ऐसे होता है मॉड में, और डेल सी बाई डेल टी। ये देखिए भाई यहाँ नेगेटिव साइन नहीं रहेगी क्योंकि ये प्रोडक्ट है। और यही चीज डी के लिए भी हो जाएगा, डेल डी बाई डेल टी। मतलब ये क्या हमने डेल टी सी डी क्या लिखे, हमने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम फॉर ए एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम फॉर बी। मतलब जब ए का कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा उसमें जो टाइम का चेंज हुआ वो लिखा है, और इससे कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ वो लिखा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आप फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ और बात करते हैं, और आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अभी हमने कहा सिर्फ रेट की बात कर रहे थे ना, अब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उसका क्या आंसर आता है। अभी तो आपने रेट के बारे में देखा, हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट में थोड़ा सा अंतर है, क्या इसमें स्टाइक्योमेट्री ली जाती है और रेट में स्टाइक्योमेट्री नहीं ली जाती। तो हम अगला हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, फॉर्मूला होगा रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक हम लिख रहे हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सब कुछ ऐसा ही होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और देखिए भाई अगर ये रिएक्टेंट के लिए होगा, रिएक्टेंट, तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट्स सब कुछ वही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ आप लगा लीजिएगा माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और अगर फॉर प्रोडक्ट हो जाए तो क्या होगा, अब आप सोच सकते हैं। फॉर प्रोडक्ट रेट, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, सब कुछ ये होगा बस पॉजिटिव होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप देख रहे होंगे ये क्या था, ये सिर्फ हमारा रिएक्टेंट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस आप यहाँ दोनों लिख दीजिए। अपीयरेंस मतलब ये आप कह सकते हैं जनरल था, जनरल फार्मूला था। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे रिएक्टेंट के लिए तो यहाँ माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, डिसअपीयरेंस। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट का तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन को हम लोग लिखेंगे नहीं, और आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अब इस पर हम लोग अगर एक एग्जांपल करें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और हमें इसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी लेना है। एक्चुअली हमने क्या किया, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस में भाग दे दिया। अच्छा आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इसका क्या मतलब है। तो अभी आपने लिखा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, रेट में क्या लिखा था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो आपने इसको क्या लिखा था, डी बाई डी टी। यही ये जो वैल्यू है ना, ये डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की वैल्यू है, यही डी डी टी।
जो आपने लिखा था। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं और उस पर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, तभी हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, आप कह सकते कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द इंस्टैंटेनियस रेट, एवरेज भी पूछ सकते हैं ना, इसलिए मैंने लिख दिया इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। चलिए वही रिएक्शन फिर से लिखते हैं। N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ये कोई रिएक्शन दी गई है, तो इसके लिए कहेगा कि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट नहीं पूछ रहा। अगले क्वेश्चन में क्या था ना, रेट सिर्फ पूछा था। यहाँ देख सकते हैं आप क्या पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। चलिए तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसके लिए लिखना है ना। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, यही होगा ना भाई। लेकिन ये है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या लग जाएगा, माइनस। और हमने क्या बोला, इसमें स्टाइकियोमेट्री से अगर आप डिवाइड कर दे, फार्मूला चेक कीजिए आपकी कॉपी में होगा, तो हम इसमें अगर स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे, स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना इसका, n1 है। तो अगर n1 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इससे पहले क्या था, सिर्फ रेट था। जब तक ये चीज नहीं होता स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तब तक ये रेट था। लेकिन जैसे ही स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमने डिवाइड किया, वैसे ही कन्वर्ट हो गया किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में। चलिए बी के लिए लिखते हैं। ये किसके लिए था, रेट ऑफ रिएक्शन, ये ए के लिए था। दूसरा हम बी के लिए लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी। चलिए क्या होगा, इसमें हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी, देख रहे होंगे आप। बट आप इसमें क्या लगाएंगे, रिएक्टेंट के लिए है ना, तो ये माइनस साइन। और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n2 है, यही तो भाई स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये सब क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 1/n2 से। चलिए अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आएगा, सी आएगा। सी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हम पॉजिटिव में हो गया, ये प्रोडक्ट है ना, इसका पॉजिटिव में लगा के लिखेंगे 1/n अपॉन ये डी सी बाई डी टी। ये देखिए आपका प्रोडक्ट के लिए हो गया। आप समझ रहे होंगे ना, यहाँ से हमने n इसका कोफिशिएंट है, तो n लिखा 1/n, डिवाइड कर रहे हैं ना। अब यहाँ डायरेक्ट 1 हटा के इसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सुविधा के लिए हमने लिखा है। तो अब इसके लिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डी। क्या होगा भाई, 1 ये n3 था, सॉरी मैंने n ही लिख दिया, n3। तो यहाँ हो जाएगा n4 डी डेल डेल टी। ये आपका आंसर है। ऐसे हजारों बार क्वेश्चन नीट में आए हैं भाई, तो लोग परेशान हो जाते, पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन को, उनको रेट और रेट ऑफ रिएक्शन फर्क ही नहीं दिखता। तो आज की इस वीडियो में आपको ये फर्क जरूर दिखा होगा और आप कोशिश कीजिएगा, इसको करिएगा। आज हमें आपको एक होमवर्क देते हैं, ये मैंने इंस्टेंटेनियस के लिए निकाला है। तो फाइंड फॉर एवरेज, सेम इक्वेशन, सेम सब कुछ सेम है, बट यही चीज आपको एवरेज के लिए निकालना। हिंट के लिए बताते हैं, डी की जगह पे चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो आप निकालिए, अगर आपको नहीं आता तो आप इसे हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक और आपको क्वेश्चन देते हैं, आप इसे घर पे करिएगा, अगर नहीं होता तब भी आप कमेंट में लिखिएगा। 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस 1/2d। ये आपका होमवर्क, सारे के सारे क्वेश्चन। एक होमवर्क ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। चलिए 1/2 प्लस 2b गिव्स 3c प्लस 2d।
ये इन दोनों रिएक्शन के लिए आप क्या है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों रेट ऑफ रिएक्शन निकालिएगा। फाइंड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको जरूर करना है जैसे हो जाए, और आप अपने ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। नहीं होता तो आप मुझे कमेंट लिखिएगा, और आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें कुछ आईटी, मेडिकल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन दूंगा, जो कि एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में है, और कुछ तो एग्जाम्पल है, आप देखिएगा, आप आसानी से कर लेंगे। एग्जाम्पल बुक से मत कॉपी कीजिएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा और सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, और आप इसे थोड़ी सी आदत डाल लीजिएगा ऐसा करने का, तो आपके क्वेश्चन 5 सेकंड में लगेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्या है कि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, बेस ही कमजोर कर दिया तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी। पहले आप इस तरह से पढ़ लो, लास्ट में मैं चल के सारी ट्रिकें बता दूंगा। अदरवाइज किसी ने पूछ लिया कि कैसे होता, तो आप कहोगे ऐसे होता तो होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा। तो ये आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ट्रिक की बात मैंने किया था, ट्रिक मैं बताऊंगा लेकिन 1-2 लेक्चर और बीतने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।